नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नंदन। इस वक्त आप देख रहे हैं जीएनटीवी न्यूज़ और अभी हमारे साथ लॉ फील्ड के प्रोफेसर आर के मुरली सर मौजूद हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर। सर, अभी आप गोपाल नंदन सिंह यूनिवर्सिटी में आपने मूट कोर्ट ज्वाइन किया। इस पूरे कार्यक्रम में आपने भाग लिया। लेकिन सर, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को आपसे रूबरू कराना चाहते हैं। सर, आपका एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन होता है। कि मैं बीएचयू के लॉ डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ और मैं बीएचयू लॉ फैकल्टी 97 में ज्वाइन किया हूँ और मैं अभी बीएचयू लॉ फैकल्टी में 28 साल का लगभग सर्विस में समाप्त किया हूँ। तो बीएचयू लॉ फैकल्टी ज्वाइन करने से पहले मैं आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम में 94 में वहाँ अध्यापक का रूप में नियुक्त हुआ था और उसका पहले भी एक प्राइवेट कॉलेज में 1.5 साल लगभग काम किया हूँ। तो ये मेरा संक्षिप्त मेरा अभी बीएचयू लॉ फैकल्टी में मैं जो 5 इयर्स कोर्स चल रहा है उस कोर्स का मैं कोऑर्डिनेटर भी हूँ। अभी गोपाल नंदन सिंह यूनिवर्सिटी में आपने मूट कोर्ट में भाग लिया सर। इसमें सर कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत बढ़िया अनुभव रहा है, क्योंकि तो मूट कोर्ट तो हमेशा एक ऐसा चीज़ है तो अपने आप मूट कोर्ट लोगों को इतना मतलब ये प्रभावित करता है, क्योंकि इसमें बच्चों को एक मौका मिलता है अपना जो क्लासरूम में जो सीखते हैं वो अभी जाके उसमें प्रैक्टिकली उस प्रकार से केस दिया जाता है। उस केस का जो तत्व होता है उसको विश्लेषण करना पड़ता है और उसमें अपना वो मतलब कौन सा केसेस को रेफर करें, उसमें उनको केसेस को सर्च करने का भी तो पता चलता है और ड्राफ्टिंग करना और कैसा बहस करना और आप कैसा अपना पॉइंट को सामने रखना, क्योंकि केवल ज्ञान होने से कोई केस नहीं जीतता है। ज्ञान अलग है, केस जीतने का ये दूसरा तरीका, मतलब ये दूसरा विद्या है। तो जनरली वी आर कंफ्यूज्ड दैट इफ यू आर गुड इन सब्जेक्ट एंड देन वी ऑफ कोर्स वी कैन विन द केस, बट बीइंग गुड इन द सब्जेक्ट इज वन थिंग एंड आर्टिकुलेटिंग इज अ डिफरेंट थिंग। फॉर एग्जांपल, इन माय प्रोफेशन आल्सो देयर आर टीचर्स हु आर वेरी गुड इन द सब्जेक्ट बट दे आर नॉट गुड टीचर्स। मतलब उनका ज्ञान बहुत ज्यादा है लेकिन अच्छा टीचर साबित नहीं होते हैं। अच्छा टीचर साबित होने के लिए आपको अलग से क्वालिटीज चाहिए। तो क्लासरूम में जो बच्चा 90% पाया, जो टॉप किया, लेकिन जरूरी नहीं है वो कल न्यायालय में वो कामयाब होगा। और क्योंकि 90 नंबर तो मिला, लेकिन न्यायालय में जाने के बाद वहाँ का जो क्वालिटीज चाहिए, वहाँ का जो स्किल्स चाहिए वो अलग से आपको सीखना पड़ेगा। उसके लिए मूट कोर्ट ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। मूट कोर्ट्स आपका पूरा पर्सनालिटी को विकसित करेगा, क्योंकि आपको न्यायालय के सामने कैसा खड़ा होना है, किस प्रकार से जज साहब से बात करना है और किस प्रकार से आप अपना टेंशन को दबा के रखना है, किस प्रकार से आसान भाषा में अगर जनता को समझाना चाहें कि मूट कोर्ट क्या होता है सर? मूट कोर्ट ये होता है, जैसा अभी आप जब लॉ पूरा करेंगे, असली न्यायालय में जाएंगे, तो असली न्यायालय का माहौल आपको आदी होने के लिए पहले मूक कोर्ट मतलब मॉक कोर्ट का मतलब ये होता है एक आपका न्यायालय जैसा एक आपका रूप आप इसको रूप देंगे, एक जज साहब बैठेंगे और उसमें अधिवक्ता लोग रहेंगे। उनको प्रॉब्लम है इसमें न्यायालय जैसा एक माहौल बना के इन लोगों को यही से शिक्षित करने से कल न्यायालय में जाने के बाद उनको उस प्रकार का एक डर गिर नहीं रहता है। और इस प्रकार का अब उसमें क्या होता है, हाईकोर्ट जजेस को भी मतलब वास्तविक में रूप में जो हाईकोर्ट जजेस है उनको भी मूट कोर्ट में जज के रूप में बुलाते हैं और तो आके अपना एक प्रकार का एक प्रैक्टिकल ज्ञान, क्योंकि थियरी तो केवल आपको पढ़ने से लॉ का समग्र रूप आपको समझ में नहीं आता है। लॉ का समग्र रूप क्या होता है, जब आपने जितना सीखा है उसको कैसा आप व्यवहारिक रूप में इस्तेमाल करेंगे, कैसा इसको आप चैनलाइज करेंगे और कैसा आप इसको कामयाब होने मतलब समाज के लिए भी इसमें बहुत यूजफुलनेस होता है। गोपाल नंदन सिंह यूनिवर्सिटी में यह तीसरी बार था जब मूट कोर्ट आयोजित हुआ सर। तीसरी बार भी सफल रहा सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो इसका पहले तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इस बार जहाँ जितना मैं देखा हूँ, जितना मैंने जब से आया हूँ यहाँ, जिस प्रकार से लोगों ने मुझे रिसीव किया और जिस प्रकार से मुझे अपना एक अच्छा माहौल बनाया और सवेरे से लेके मैं अभी तक यहाँ जितना देख रहा हूँ सब अध्यापक सब लोग कमिटेड हैं और मुझे आते ही वो जज का काम जो मतलब कुर्सी में बिठवा रही है वो सब चीजें मुझे लग रहा है यहाँ बहुत क्रमशिक्षित अध्यापक हैं, सब एक डिसिप्लिन वे में चल रहा है और छात्र विशेषकर इतना अच्छा सब लोग। इस बीच में सर आपने एक बात बोला था कि हम मेरे पास एक लॉ फील्ड के एक्सपर्ट हैं और एक लॉ मेकर हैं, ऐसा कुछ करके आपने हिंदी में। लॉ फील्ड का एक्सपर्ट का मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना भी किताब का ज्ञान आप रखते हो, लेकिन जब तक इसको आप मतलब जब प्रॉब्लम आता है उस समय इसको कैसा आप इस्तेमाल करें, इस ज्ञान को वहाँ कैसा आप जोड़ेंगे, इस ज्ञान को कहाँ आप
वहाँ किस ढंग से इस्तेमाल करेंगे। तो ज्ञान होना अलग बात है, इसको इस्तेमाल करना दूसरा तरीका है। जैसे मैं अभी आप मेरा भाषण में बता रहे थे, डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छा थियरी जानता है, लेकिन जब ऑपरेशन रूम, इनको ऑपरेशन करना नहीं आता है, इंजेक्शन देना नहीं आता है, बीपी नापना नहीं आता है, इसका मतलब उसमें आपको सब पता है, बीपी कैसे, थियरी आपको पता है, लेकिन वहां जाने के बाद अगर मतलब आपका हाथ कांप रहा है, आप कुछ और काट देंगे, इंटेस्टाइन समझ के कुछ और काट दिया, तो आप वहां आपका असली टेस्टिंग होता है। चैलेंजेस को फेस करने के लिए पहले ही मूड कोर्ट में अभ्यास करा दिया जाता है। तो मूड कोर्ट में अभ्यास इसीलिए कराया जाता है, कल न्यायालय में जाने के बाद ये लड़का जो है, जो अधिवक्ता बनने के बाद इनको उस प्रकार का परिस्थितियों को कैसा सामना करना है और कैसा जज साहब के सामने अपने केस को प्रस्तुत करना है, तमाम चीजें यही से अगर उनको अच्छा ढंग से सिखाया जाएगा। जब बच्चे डिसीजन करते हैं कि मुझे लॉ फील्ड की पढ़ाई करनी है, लॉ सेक्टर में जाना है, तो परिवार के मन में कई शंकाएं होती है कि हमारा जो बच्चा है वो लॉ की पढ़ाई करके किस किस फील्ड में जॉब कर सकता है। नहीं, उसमें ये बता रहा हूँ, जो परिवार का जो माता पिता है और बड़े लोग हैं, ये एकदम चिंता मत करिए, आप अपना बच्चों को लॉ में ही ज्वाइन करिए, क्योंकि लॉ जितना आपको उपाधि देता है, लॉ आपको जितना मौका देता है, शायद ही आज का डेट में किसी और कोर्स, अन्य कोर्स लॉ जैसा उपयोगी नहीं है। लॉ में आपको, आप एडवोकेट बन सकते हैं, आप जज बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, आप लॉ ऑफिसर बन सकते हैं, आपको कई प्रकार का मौका है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं। आपको मतलब मैं क्या बताएं आपको, मतलब कहने का मतलब, मेरा हमारा स्टूडेंट जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स है, जजेस है, टीचर्स हैं। अभी फिलहाल दिल्ली फैकल्टी में जितना भी अध्यापक है, आधा हम लोग का अपना छात्र, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और एडवोकेट्स हैं, प्रोसिक्यूटर्स हैं। तो ये सब चीजें लॉ में इतना, जब आपको इतना अपॉर्चुनिटीज हैं, तो लॉ पढ़ने के बाद शायद ही मेरा अपने अनुसार कोई बेरोजगार होगा ही नहीं। अगर बेरोजगार का मतलब रोजगारी तो मिलना ही मिलना है। और आप LLM करने के बाद आपको इतना कॉलेजेस है यूपी में ही, कम से कम 60 पब्लिक सरकारी कॉलेजेस है, तो आपको सरकारी कॉलेज में नौकरी मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको पूरे भारत में हर इतना विश्वविद्यालय है और प्राइवेट संस्था जैसे आपका और MIT, इतना, तो लॉ पढ़ने के बाद आदमी मतलब कभी खाली बैठेगा ही नहीं। तो सर, लॉ फील्ड में कई प्रकार की चुनौतियां भी सामने आती हैं, क्योंकि हम लोग जब पढ़ाई करते हैं और जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, जैसा कि सर आपने कहा, तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो चुनौतियां आती हैं उनको फेस करने के लिए क्या सर संदेश देना चाहिए? देखिए, लॉ फैकल्टी में टीचर को केवल बच्चों को केवल लॉ ही नहीं सिखाना है, इस प्रकार का हर दिन क्लास में बच्चों को मौका देना है बात करने का, क्योंकि उनको तो ये केवल इसी जो विद्या है, बोलने का कला, ये उनके लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए उनको मूड कोर्ट कंपटीशन और सेमिनार, आपको वर्कशॉप, इसमें सब उनको शामिल कराना ही पड़ेगा। और टीचर जाएगा, कल सेमिनार में जाओ, चलो वर्कशॉप होगा, कल आपको भाषण देना पड़ेगा, संविधान दिवस है कल, और कल रिपब्लिक डे है, कल अगस्त 15 है, तो अपना फ्रीडम फाइटर्स पर एक अपना लॉ के साथ जोड़ो। कितने लोग लॉ से फ्रीडम फाइट में गए, जितना भी फ्रीडम फाइटर्स है उसमें ज्यादा लोग लॉ के ही लोग हैं। सर, मीडिया फील्ड में ये जितने भी नियम कानून और लॉ हैं, वो मीडिया फील्ड को किस प्रकार से, मीडिया, लॉ एंड मीडिया करके बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। शायद हमारा BHU में एक डिप्लोमा कोर्स भी चलता है, लॉ एंड मीडिया। मीडिया के लिए किस प्रकार का चीजों को रिपोर्ट करना है, किस प्रकार का चीजें मानहानि में आता है, किस प्रकार का चीज आपका बोलने का स्वतंत्रता तो है, लेकिन बोलने का भी एक सीमा है। हाँ। और उस सीमा को आपको समझा देंगे। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब आपको क्या होता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस कितना इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको जो सत्य रखना ही पड़ेगा, चाहे आपको जितना भी चुनौतियां क्यों ना हो, तो जनता को आपको समझे, इसमें हॉनेस्टी, इंटेग्रिटी, करेज, कॉन्फिडेंस, तमाम चीजें, और इसमें क्या क्या लॉ लागू होता है मीडिया के लिए, तमाम चीजें। तो सर, आप काफी सालों से इस फील्ड में है, मीडिया के फील्ड में, लॉ के फील्ड में सर, आपका अनुभव क्या रहा है? मतलब कि लॉ का जो फील्ड पहले जो था, अब क्या है, और आगे क्या फ्यूचर दिखता है? लॉ का फील्ड तो अब तो बहुत अच्छा हो गया है, मेरा समय में अच्छा था, क्योंकि आप देखिएगा जब 1950-60s में लोग ये कहते थे, उस समय लॉ करना तो बहुत सौभाग्य में, तो लॉ पास होना बहुत मुश्किल था उन समय, क्योंकि आपका जितना भी फ्रीडम फाइटर्स है वो लॉ के बैकग्राउंड में थे, और उस समय लॉ का तो, लेकिन उसमें क्या, उस समय क्या था, उसमें समय इतना लोग लॉ में इसीलिए भी नहीं जाते थे, क्योंकि उसमें पढ़ाई का खर्चा होगा और पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। तो लॉ में जितना लोग गए वो सब लोग कामयाब तो हुए। और उस समय का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स देखिए किस प्रकार का, उस समय जजेस 1950-1960s का, तो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भारत में ही, आप देखिएगा, अभी मैं अपना रिश्तेदारों में बता रहा हूँ आपको, मैं अपना रिश्तेदारों में जब मैं जाता हूँ, वो लोग अपना मम्मी पापा को देखता हूँ, उनका मम्मी पापा को, वो लोग अपना लड़का को लड़की को लॉ में
बेच रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं है मेडिसिन में जाओ, इंजीनियरिंग में जाओ, अगर नहीं मिला है तो लॉ में आओ, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग लॉ का लिए अलग से कोचिंग सेंटर भी भारत में खुल गया है, और लॉ का जैसे BHU एंट्रेंस के लिए उसमें हमारा वाराणसी में लॉ का कोचिंग भी देते हैं, और नेशनल लॉ स्कूल्स में आपको लॉ का कोचिंग लेके बच्चे, जैसा अभी आपका IIT BHU है, IIT है, IIT के लिए आपको इतना पूरा भारत में कोचिंग होता है, और मेडिकल के लिए कोचिंग होता है। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ भविष्य में लॉ के लिए भी उतना ही सेंटर खोलेगा, क्योंकि अब BHU लॉ डिपार्टमेंट में सीट पाना इतना आसान नहीं है, और परीक्षा में नेशनल लॉ स्कूल में सीट पाना इतना आसान नहीं है। मतलब तो कि लॉ को भी एक प्रोफेशनल कोर्स का दर्जा वाकई मिल रहा है आजकल, और बच्चे इसके लिए बहुत उत्सुक। देखिए अभी आपका ये जो लॉ का सब्जेक्ट है, ये मेडिसिन और इंजीनियरिंग से भिन्न है। हम लोग लॉ में एक बात कहते हैं, आप इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, लेकिन लॉ में आप सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, और इसमें दो समझते हैं, ये समाज का इंजीनियरिंग है, और इस इंजीनियरिंग को हम लोग समझते नहीं है। तो समाज में इंजीनियरिंग करना, समाज में किस प्रकार का समस्या है और लॉ का भूमिका क्या होगा इस प्रकार का समस्याओं का समाधान करने का, तो इसमें तमाम चीजें। और दूसरा, हम लोग लॉ में ये भी कहते हैं अपने छात्रों को क्लासरूम में, एक डॉक्टर साहब जो है एक मरीज का पेशेंट बॉडी का एनाटॉमी करता है, लेकिन लॉ का छात्र जज बनने का पूरा समाज का एनाटॉमी करता है, और उनका तो एक बॉडी फिजिकल एक बॉडी का एनाटॉमी नहीं है, समाज में अनेक प्रकार। इसीलिए जस्टिस कृष्णा साहब हमारा एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध जज है भारत में, ठीक। अब वो कहता है जजेस आर लाइक सोशल सर्जन्स, जजेस डू द एनाटॉमी ऑफ द सोसाइटी, और इसमें जजेस का इतना रोल होता है और अधिवक्ताओं लोगों का इतना रोल होता है, तमाम प्रकार का। इसमें आपको ये सब्जेक्ट में आजकल देखिएगा, विशेषकर आप देखिएगा जितना अभी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, और ग्लोबलाइजेशन में किस प्रकार का लॉ का इंपॉर्टेंस और बढ़ते जा रहा है, और लॉ का आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, एडजुडिकेशन, तमाम चीजें आपका कोई वक्ता वहाँ बता भी रहा था, आपका शायद चांसलर है मुझे पता नहीं, तो सब बता रहे थे। तो तमाम चीज से सत्य, मतलब ये सब चीजें अभी लॉ का इंपॉर्टेंस तो और बढ़ेगा। अभी आपका कॉलेज में ही देखिए, आपका कॉलेज में एक लीगल एडवाइजर चाहिए, तो अगर लीगल एडवाइजर के बिना इतना बड़ा कॉलेज, जो भी समस्या, छोटा समस्या भी होता है, कितना इंटेक ले, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल्स क्या है, इसका रूल्स क्या, उसके लिए आपको 2-3 लीगल एडवाइजर को रखना ही पड़ेगा। हर संस्था को एक लॉ का एडवाइजर चाहिए, हर होटल को चाहिए, हर हॉस्पिटल को चाहिए, हर नर्सिंग होम को चाहिए। अभी सर लॉ फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं इस पूरे देश में कई छात्र हैं सर, उन छात्रों से सर क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे जो उनको फॉलो करना चाहिए? मैं तो उन लोगों से कहेंगे लॉ आप समर्पित भावना से पढ़िए, ये मत सोचिएगा लॉ पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिलेगा। क्या सिर्फ पैसा कमाना ही लॉ पढ़ने का मोटिव हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, देखिए लॉ पढ़ाने का पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको रोजगार जब आप खाएंगे, जिंदगी है, आप जब खाएंगे तब ना लॉ आपको बहुत अच्छा पैसा ये सब देगा, लेकिन इसके बाद समाज के प्रति आपका कर्तव्य भी समझ लीजिएगा, आपका टीचर्स बताएंगे, और जितना लॉ के बच्चे समाज के प्रति एक समर्पित भावना से रहते हैं, क्योंकि लॉ में लॉ एंड सोसाइटी करके बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और उसमें हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किस प्रकार का और ड्यूटीज क्या है, केवल अधिकार ही नहीं सिखाते, हम लोग आपको कर्तव्य भी सिखाते हैं। आपका अपना परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, आपका अपना देश के प्रति क्या कर्तव्य है, अपना ये सब ड्यूटीज में हम लोग पढ़ाते हैं। तो लॉ का बच्चे ये सब अपना पढ़ते हैं, और मैं यहाँ का विशेषकर, क्योंकि हम आपका कॉलेज में बैठा हूँ, आपका छात्र को मैं ये बताना चाहता हूँ, बच्चे मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, टेक लॉ सीरियसली एंड देन गिव यू ऑल योर बेस्ट एफर्ट्स सो फार द लॉ, मतलब टू लर्न द सब्जेक्ट। अपना टीचर से सीखिएगा और प्रोफेशनल बनने का कोशिश करिएगा। तो लॉ को आप ऐसा मत करिएगा हम परीक्षा का 2 दिन का पहले पढ़ेंगे, ये प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें आप पूरा समर्पित भावना से पढ़िए, और आप लॉ पढ़ने के बाद अभी आपका डिग्री समाप्त होने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ दैट डेफिनेटली विल बी एम्प्लॉयड समवेयर और अदर। आप अधिवक्ता बनेंगे, नहीं तो आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनेंगे, या 3 साल के बाद जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप यहाँ से अच्छा ढंग से पढ़ेंगे तो इसके बाद आपका जिंदगी मतलब सुवर्ण उज्जवल भविष्य आपका, और उज्जवल भविष्य का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो लॉ को आप लोग आप तो लॉ कोर्स में आके अच्छा किए हैं, एंड मेरा आशीर्वाद रहेगा और पूरा हम बड़ों का आशीर्वाद रहेगा, और इसको आप और समर्पित भावना से पढ़िएगा, और देश का सेवा भी करिए, अपना परिवार का भी सेवा करिए, आप अपने को भी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर ऑफ लॉ के आर.के. मुरली सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे छात्रों को संबोधित करने के लिए। फिलहाल तमाम और भी जानकारियों के लिए आप देखते रहें GNTV न्यूज़। धन्यवाद।